गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको बताऊंगी एएनएम सेकेंड ईयर की मिडवाइफरी के बुक से गर्भधारण के पूर्व परामर्श, मतलब गर्भधारण करने से पहले उसको क्या क्या सलाह देना चाहिए, हम उसके बारे में बताएंगे। पहली बात, गर्भधारण से पूर्व परामर्श के बारे में बताऊंगी। गर्भधारण से पूर्व दंपत्ति को गर्भावस्था के बारे में परामर्श देना ही गर्भधारण से पूर्व परामर्श कहलाता है। ठीक है। फिर गर्भधारण से पूर्व परामर्श के द्वारा दंपत्ति से तथा उसके माता पिता से विभिन्न अच्छा माहौल बन पाता है, मौका मिल पाता है, जिससे कि गर्भावस्था के दौरान महिला एवं स्वयं उसके गर्भ के अंदर पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत उत्तम रहता है। मतलब महिला और उसके स्वास्थ्य के अच्छा रहे, शिशु कोई गड़बड़ ना हो, उसके वजह से ये स्थिति अच्छा होता है। ठीक है। गर्भधारण से पूर्व परामर्श की अनुपस्थिति में जब महिला गर्भधारण के सुनिश्चित हो जाने के पश्चात गर्भावस्था के तीसरे या चौथे महीने में प्रसव पूर्व क्लिनिक की विजिट करती है, मतलब आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु के अंगों के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था के प्रथम ट्राइमेस्टर शुरुआती 3 महीने के अंदर ही पूर्ण हो चुकी रहती है। ठीक है। यदि इस दौरान महिला में कोई अल्पता रही तो अथवा किसी विपरीत कारक की उपस्थिति रहे तो उन्हें प्रसव पूर्व बेड के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। मतलब सही में अगर बाबू का पूरा अंग हो गया, बेबी का पूरा बॉडी विकसित हो गया, अगर उसमें कोई कमी आई, दूर आई या कोई प्रभाव हुआ तो माँ को उस टाइम तो प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले उसको पता नहीं था कि वो गर्भधारण स्वास्थ्य शिशु को दे सकती है जन्म या नहीं दे सकती है। उसके बारे में हम इसको जानकारी देंगे। ठीक है। तो गर्भधारण से पूर्व परामर्श के उद्देश्य, अब जो गर्भधारण करने वाली वो पहले अगर आ गई तो उसका उद्देश्य हम क्यों देंगे, मतलब क्यों हम उसको बता रहे हैं कि गर्भधारण से पूर्व काउंसलिंग एक बार करवाना चाहिए। ठीक है, परामर्श देना चाहिए। उसका उद्देश्य यह है कि गर्भधारण से पूर्व परामर्श दंपत्ति से गर्भावस्था संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करते का एक उत्तम अवसर मिलता है। ठीक है। मतलब उसके पहले अगर वो गर्भधारण से पूर्व आई तो उसके बारे में हम अच्छे से उसके बारे में बता सकते हैं, अच्छे से केयर के बारे में बताएंगे, हर चीज़ बता सकते हैं। ठीक है। इस परामर्श के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि पूर्ण रूप से स्वस्थ माता ही गर्भधारण करेगी, जो कि गर्भावस्था के दौरान उसके स्वयं तथा उसके गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठतम होता है। ठीक है। मतलब वो अगर पहले आए तो स्वस्थ माता रहेगी, स्वस्थ बाबू को वो जन्म देगी। ठीक है। इस परामर्श के द्वारा ऐसे जैव चिकित्सीय, व्यवहारिक तथा सामाजिक खतरों का पहचान कर उन्हें दूर किया जा सकता है, जो कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला तथा उसके गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मतलब अगर इसके परामर्श के बारे में बताएंगे, व्यवहारिक के बारे में पहचान खतरा का हम पहचान कर लेंगे, पहचान कर से दूर करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो गर्भस्थ शिशु को, उसके माँ को नुकसानदायक खतरा हो सकता है। इस परामर्श के द्वारा दंपत्ति को विशेष रूप से महिला को गर्भावस्था के दौरान रखने वाले सावधानियों के बारे में शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है। मतलब अगर ये सब पहले उद्देश्य दे देंगे तो उसके बारे में उसको शिक्षा प्रदान करेंगे, उसको बताएंगे कि किस तरीके से अगर वो स्वस्थ बेबी शिशु चाहती है तो उसको ये सब आदतें को छोड़ना होगा, और उसे जो भी खतरा होगा उसको हम दवाई दे के ठीक करेंगे। ठीक है। फिर वो सक्षम है, हाँ अब वो स्वस्थ बेबी को जब वो ठीक हो जाएगी तो वो सक्षम हो जाएगी, तब हम उसको गर्भधारण के लिए कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे। अब गर्भधारण से पूर्व परामर्श के तत्व, मतलब गर्भधारण से पूर्व परामर्श देंगे तो क्या क्या उसकी सावधानी हो सकती है, क्या क्या उसको हो सकता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो पहला होगा जोखिम कारकों का पता लगाना, मतलब पहले उसको क्या क्या जोखिम कारक है उसके बारे में पता लगाएंगे।
गर्भधारण से पूर्व परामर्श का सबसे प्रमुख तत्व है उन कारकों की पहचान करना जो कि गर्भावस्था के दौरान माता अथवा उसके गर्भस्थ शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस हेतु गर्भधारण से पूर्व दंपति से निम्न जानकारियाँ एकत्रित हो जाती है। पूर्व में हुए किसी भी मेडिकल अथवा सर्जिकल बीमारी के बारे में उनका उपचार खतरनाक साबित हो सकता है। इस हेतु गर्भधारण से पूर्व दंपति से निम्न जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला, कि पूर्व में कोई उसको मेडिकल चेकअप या सर्जरी का तो इतिहास नहीं है। दूसरा, प्रसव संबंधी प्रसव संबंधी कोई हिस्टोरी तो नहीं है। फिर व्यक्ति पर्सनल हिस्टोरी तो नहीं है। पारिवारिक हिस्टोरी तो नहीं है। यदि आवश्यक हो तो प्रयोगशाला परीक्षण भी किए जा सकते हैं। अगर इसके बारे में ना बताए तो फिर उसका जांच कर सकते हैं। ठीक है। जोखिम कारकों की पहचान के बाद यदि संभव हो तो उसे मॉडिफाई किया जाता है ताकि गर्भावस्था के दौरान महिला तथा उसके गर्भस्थ शिशु को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। ये था हमारा पहला कारक, जोखिम कारक का पता लगाए। इसमें ये लगाया कि कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, या पर्सनल हिस्ट्री नहीं है, पारिवारिक हिस्ट्री नहीं है, या फिर प्रसव संबंधी कोई हिस्ट्री तो नहीं है कि पहले वो एक बार अति कर चुकी है, उसमें फिर उसको एबॉर्ट हो गया। ये सब तो हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद हम उसको बोलेंगे पूरक फोलिक एसिड लेने के लिए। ठीक है। फिर उसको जब वो गर्भधारण करेगी तो उसको बोलेंगे पूरक फोलिक एसिड लेने के लिए, जिसमें बताएंगे कि महिला को गर्भधारण से लगभग 1 महीने पहले से ही पूरक फोलिक एसिड की गोलियां प्रारंभ कर देनी चाहिए तथा ये गोलियां गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने तक दी जानी चाहिए। ठीक है। तो हम इसमें ये बोल रहे हैं कि जब भी वो गर्भधारण करे तो उससे वो 3 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना शुरू कर दे, और फिर वो गर्भधारण होने के बाद 3 महीने के अंदर ही उसको वो दवाई पूरा खानी है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट बोलेंगे, फॉलिक एसिड की गोलियां गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब संबंधी विकारों की संभावना को रोकती है। मतलब कोई भी उसे तंत्र से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उससे वो रोकती है और तंत्र को मजबूत करती है। ये मैं फॉलिक एसिड के बारे में बता दी कि 3 महीना पहले उसको लेना है फॉलिक एसिड और 3 महीने बाद तक लेना है, उसके बाद नहीं लेना है। फिर क्यों लेना चाहिए फॉलिक एसिड? क्योंकि फॉलिक एसिड लेने से तंत्रिका तंत्र का विकास होता है। अगर कोई भी न्यूरल डिफेक्ट होता है तो उसको वो रोकता है। अब मैं तीसरे पॉइंट के बारे में बताऊंगी। अब मेरा तीसरा पॉइंट है महिला में मौजूद चिकित्सीय बीमारी के बारे में परामर्श। अगर महिला में कोई चिकित्सीय बीमारी है तो उसके बारे में बताएंगे उसको। यदि महिला में कोई चिकित्सीय बीमारी उपस्थित है तो इन बीमारियों के गर्भावस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में दंपति से गर्भधारण से पूर्व ही परामर्श कर लेना चाहिए। साथ ही गर्भावस्था का इन बीमारियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में दंपति को बताना आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि अगर महिला को पहले से कोई बीमारी है जो कि उसको गर्भधारण करने पर अगर उसको परेशानी हो सकती है तो इसके बारे में महिला को दंपति को बता देना चाहिए कि इससे आपको ये बीमारी से ये हो सकता है। उसे बता देने से दंपति पहले से ही सतर्क रहती है। अब मैं इसका दूसरा पॉइंट बताऊंगी। यदि महिला में पहले से ही कोई दीर्घकालिक बीमारी जैसे उच्च रक्तचाप, बीपी, डायबिटीज, चीनी बीमारी आदि उपस्थित है तो इसके उपचार संबंधी सलाह भी देना चाहिए। अगर उसको कोई उपचार है, मतलब अगर बीपी है, ज़्यादा बीपी रहता है, डायबिटीज है तो उसको उसके उपचार के बारे में बताना चाहिए। तीसरा पॉइंट, यदि महिला में कोई ऐसी बीमारी है जो कि गर्भावस्था के दौरान
उसके तथा उसके गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है तथा उसका कोई उपचार भी संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दंपति को गर्भधारण करने से रोकने की सलाह देना अति आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि मतलब महिला को अगर ऐसा कोई बीमारी है कि मतलब उससे बच्चा पे नुकसान हो सकता है, जैसे माँ को एनीमिया है, ठीक है, तो बच्चा को सच में खून की कमी होगी। खून की कमी होने से बच्चा पे असर पड़ेगा, बच्चा नहीं रह पाएगा, जिसके वजह से उसके उपचार के बारे में बताएं। उसका संभव उपचार है कि उसका जब अच्छे से खाएगी पिएगी, ब्लड की पूर्ति होगी, उसके बाद गर्भधारण करने का सलाह देंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट बताएंगे टीकाकरण, ठीक है, कि यदि गर्भधारण करने वाली महिला को हेपेटाइटिस तथा रूबेला का टीका नहीं पड़ा है तो गर्भधारण के पूर्व ये टीके लगवा लेने चाहिए, ठीक है। यदि गर्भधारण कर रही है माता कोई, अगर उसको हेपेटाइटिस तथा रूबेला का टीका नहीं लगा है तो उसको पहले बोलेंगे कि आप टीका लगवाइए, ठीक है। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान जीवित टीके नहीं लगवाने तथा टीडी टीके के 2 टीके 1 महीना के अंतराल लगवाने की सलाह देना चाहिए। मतलब जब वो गर्भधारण करती है तो उसको बोलेंगे कि जीवित टीके लाइव वैक्सीन नहीं लगवाने चाहिए तथा टीडी के जो कि टिटनस डिप्थीरिया का टीका होता है वो 2 पहले लगता है, फिर अगले 1 मंथ के बाद लगता है, लगवाने की सलाह देते हैं, ठीक है। टीडी वैक्सीन टिटनस एवं एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन एंटीजन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। टिटनस और डिप्थीरिया जैसे कि मैं आपको बताई कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि डिप्थीरिया एंटीजन की कम सांद्रता मौजूद रहती है। यह वैक्सीन गर्भवती महिला एवं गर्भस्थ शिशु को टिटनस एवं डिप्थीरिया से बचाती है। गर्भवती महिला में यह वैक्सीन निम्न शेड्यूल से लगाई जाती है। पहला, TD1 गर्भावस्था के शुरुआत में, फिर TD सेकेंड गर्भावस्था के 4 सप्ताह बाद, मतलब 1 महीना बाद। पाँचवा मेरा है मनोवैज्ञानिक सहारा। गर्भधारण करने वाली महिला में गर्भावस्था की समस्या, प्रसव प्रक्रिया, नवजात की देखभाल आदि के बारे में विभिन्न शंकाएँ होती है, ठीक है। तो अतः इन शंकाओं को मनोवैज्ञानिक सहारा के द्वारा दूर करना अति आवश्यक है। मतलब गर्भधारण करने वाली महिला को जो होता है ना, गर्भावस्था के दौरान बहुत सारा समस्या होता है उसका, जैसे कि प्रसव प्रक्रिया, नवजात की देखभाल आदि के बारे में कि हम कैसे रखेंगे, कैसे नहीं रख सकते, तो उसके बारे में हम इसको मनोवैज्ञानिक सहारा देंगे, जिससे कि वो अपने और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकती है, ठीक है। फिर गर्भधारण की प्रक्रिया एवं गर्भस्थ संबंधी अन्य समस्याओं के नकारात्मक रूप हेतु दंपति को उसकी आवश्यकता अनुसार सलाह दी जाती है। मतलब किस तरीके से है संबंधी अन्य समस्या को निराकरण हेतु दंपति को आवश्यकता अनुसार सलाह देते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट है आनुवांशिक बीमारी के रोकथाम एवं उपचार के बारे में। तो छठा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि दंपति में आनुवांशिक बीमारी की उपस्थिति हेतु जांच की जाती है। यदि दंपति में कोई आनुवांशिक बीमारी मौजूद है तो इन बीमारियों के उनके बच्चे में स्थानांतरित होने की संभावना के बारे में भी दंपति को बताना चाहिए, ठीक है। फिर इन बीमारियों का प्राथमिक रोकथाम, अद्वितीय रोकथाम, उपचार के प्रयास भी किए जाने चाहिए। मतलब उसको अगर पता है तो उसको प्राथमिक रोकथाम बताएंगे, द्वितीय रोकथाम बताएंगे, फिर उसका उपचार का प्रयास भी करेंगे। सातवां पॉइंट है हम लोग का नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना एवं धूम्रपान छोड़ने की सलाह। अगर माँ, ठीक है, अगर वो कोई नशीला पदार्थ का सेवन करती है, जैसे खैनी, गुटखा, ये सब का सेवन करती है या धूम्रपान करती है तो उसको छोड़ने का सलाह देंगे, ठीक है। कि अगर वो गर्भधारण कर रही है तो वो इसे छोड़ दे, जिससे बच्चा पे नकारात्मक असर ना पड़े। यदि गर्भधारण करने वाली महिला नशीले पदार्थ जैसे अफीम, गांजा आदि का सेवन करती है या धूम्रपान करती है
तो गर्भाधान से पूर्व ही इन्हें छोड़ने की सलाह देनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको हम बताएं, ठीक है। तो हम सबसे पहले गर्भाधान से पूर्व परामर्श बताए हैं कि अगर कोई गर्भाधान कर रही है तो उसके बारे में सलाह दिए, ठीक है। फिर उसका उद्देश्य क्या है कि हम उसको क्यों सलाह दिए, इससे माँ और बच्चा दोनों पे खतरा ना रहेगा। अगर कोई उसको खतरा ना रहेगा, अगर उसको पहले से कोई बीमारी है तो उसके बारे में उसको बता दिए, ठीक है, कि उसका सलाह करेंगे। फिर हम उसके बारे में गर्भधारण से पूर्व परामर्श के तत्व बताए कि क्या क्या तत्व हो सकता है जिसके रोकथाम करके उसको गर्भधारण उसके बाद करने बोलेंगे। तो पहला हम उसको बताए कि जोखिम कारक का पता लगाए कि मतलब कोई उसको पहले से हिस्ट्री तो नहीं है, पारिवारिक हिस्ट्री नहीं है, व्यक्तिगत हिस्ट्री नहीं है, किसी प्रसव संबंधी हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको फॉलिक एसिड के बारे में बताएं कि मतलब फॉलिक एसिड लेना चाहिए गर्भधारण से पूर्व, गर्भधारण के 3 महीने के अंदर भी फॉलिक एसिड लेना चाहिए। फिर हम उसको बताएं कि पहले से कोई चिकित्सीय बीमारी नहीं है, जैसे कि रक्तदाब, डायबिटीज़ है, तो उसके बारे में संबंधी सलाह दिए कि हाँ। फिर उसका उपचार करने के लिए बताएं, जैसे कि माँ और बेबी को कोई खतरा ना हो। फिर हम उसको बताएं कि गर्भधारण के बाद टीडी का 2 इंजेक्शन लगाना होता है, जिसमें कि पहला इंजेक्शन लगता है पहला इंजेक्शन लेता है गर्भावस्था की शुरुआत में, फिर दूसरा लगता है गर्भावस्था के 4 सप्ताह के बाद। फिर हम उसको मनोवैज्ञानिक सहारा दिए कि हाँ उसमें मतलब कि वो अपना और अपने बच्चे का सही से ख्याल रख सकती है कि नहीं रख सकती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो हम उसके बारे में उसको उस तरीके से ट्रीट किए कि हाँ इस तरीके से आप बच्चे का सही से मतलब इलाज कर सकते हो, सही से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम उसको आनुवांशिक बारे में बताए कि मतलब अगर माँ को ऐसा कोई आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है जिससे कि बच्चे पे जा सकती है। फिर लास्ट पॉइंट हम बताए कि माँ कोई नशीला पदार्थ का सेवन तो नहीं कर रही है, धूम्रपान तो नहीं कर रही है, अफीम गांजा का यूज़ तो नहीं कर रही है। अगर वो कर रही है तो उसको छोड़ने का सलाह हम लोग देते हैं। थैंक यू वेरी मच।